नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके लिए हम 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आते हैं जो सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को देख करके तैयार की गई है और बहुत सारे आयोगों और प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रम को देखा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे गए हैं। ये बहुपयोगी सिद्ध होने वाली है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप सब निरंतर हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आप लोगों का निरंतर उत्साहवर्धन हमें नई ऊर्जा दे रहा है। सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सभी को एक बार पुनः हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सहृदय आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और बिना देर किए हुए आज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है और आज की हमारी जो ये विशेष श्रृंखला है, इसका पहला प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से भी लिया गया है और इसे आप कला संस्कृति के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं। प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सामवेद को। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत में जो भी विधाएं शामिल हैं, सबका उत्पत्ति या स्रोत सामवेद से मानी गई है। साम शब्द का तात्पर्य होता है संगीत, तो ये वेद जो है वो संगीत का जनक है। वेदों की संख्या कुल 4 बताई गई है। इसमें जो बचे हुए हमारे विकल्प हैं, तो पहला वेद हमारे सामने ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है, यह भी याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के विधानों का वर्णन है, यज्ञ अनुष्ठानों के विधानों का वर्णन है। और वेदों की संख्या 4 बताई गई है, जो कि आपके सामने विकल्प मौजूद है यहां पर। और प्रारंभ के 3 वेद को वेद त्रयी कहा गया है। वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं शामिल हुआ, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज की श्रृंखला का जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खो चुका है? यह सवाल चिंताजनक भी है और समस्त विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा संकट है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पाकिस्तान, दूसरा विकल्प है नेपाल, तीसरा विकल्प है वेनेजुएला और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला के सारे ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं और उनका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ग्लेशियर की जो पिघलने की दर है वो बहुत ज्यादा हो गई है, वो तीव्र हो गई है। इससे क्या हो रहा है? इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पूरे वैश्विक जन समुदाय को पड़ सकता है। बचे हुए जो हमारे 3 विकल्प है, इन पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। अमेरिका का तात्पर्य है यहाँ पर यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी अगर स्थिति आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। वेनेजुएला कहां पर है? तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वेनेजुएला। यह भी आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला स्थित है। मैं एक बार पूरा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला स्थित है। और नेपाल और पाकिस्तान ये दोनों कहां पर हैं? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो वेनेजुएला है, जिसने अपने सारे ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण खो दिए हैं, वह उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। विकल्प के अनुसार यहां पर अमेरिका का भी वर्णन किया गया है। तो अमेरिका का तात्पर्य यहां पर है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वो कहां पर है? तो उसकी भौगोलिक स्थिति, महाद्वीपीय जो स्थिति है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और जो विकल्प 2 हमारे हैं, नेपाल और पाकिस्तान, ये एशिया में है और भारत के पड़ोसी देश है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है,
किस ग्रह पर जल, जिप्सम और मीथेन के साक्ष्य मिले हैं? यह प्रश्न खगोलकी से लिया गया है और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में खगोलकी को विशेषतया महत्व भी दिया जाता है, वहां से प्रश्न बनते भी हैं। तो 4 विकल्प यहां पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा विकल्प है मंगल, तीसरा विकल्प है शनि और चौथा और अंतिम विकल्प है शुक्र। यहां पर सौरमंडल के 4 ग्रहों का वर्णन किया गया है और प्रश्न आपसे पूछा गया किस ग्रह पर जिप्सम और मीथेन और जल इनकी उपस्थिति के साक्ष्य पाए गए हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है, खगोल शास्त्रियों का, कि इन ग्रहों पर ये जो विकल्प ऊपर वर्णित हैं, जल है, जिप्सम है और मीथेन है, ये पाए जा सकते हैं, इनकी संभावना जताई गई। पहला विकल्प यहां पर है बृहस्पति, दूसरा विकल्प है मंगल, तीसरा विकल्प है शनि और चौथा और अंतिम विकल्प है इस प्रश्न का शुक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मंगल। मंगल ग्रह पर जल, जिप्सम और मीथेन के साक्ष्य पाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जीवन के लिए? जल। तो यहां पर जीवन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बचे हुए 3 विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व के एक वीडियो में बताया भी है, यह लाल ग्रह है। और इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर, कहां? इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का रंग कैसा हो जाता है? लाल दिखता है, इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। शनि को वलयाकार ग्रह कहते हैं, इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, ठीक है, वलय पाए जाते हैं, शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, यह भी याद रखना आपको। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका जवाब होगा शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी श्रृंखला का अगला प्रश्न है आपके सामने। मोती मुख्यतः बना होता है, मोती सामान्यतः जो सीप से पाया जाता है, उसकी जो रासायनिक संरचना है वो क्या है? मूलभूत रूप से मोती होता क्या है? तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं आपके सामने। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोती काहे का बना होता है? तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो मोती की मूल संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानी जाती है। और मोती का प्रयोग बहुत सारे रत्न आभूषणों में किया जाता है, लोग उसको रत्न के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है? जैसा कि हमारी टीम का प्रयास रहता है कि जो भी हम प्रश्न की श्रृंखला आपके लिए लेकर के आते हैं उसमें एक प्रश्न ऐसा, एक या एक से 2 प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं। ऐसा प्रयास है कि उसमें नहीं वाला तर्क भी आपसे पूछा जाए और परीक्षा हाल में गलती करने की संभावना हो जाती है। तो इस प्रश्न को हमको 2 बार कम से कम पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसको हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, नहीं होता है। और आपको बड़ी सावधानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए क्योंकि यहां पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमें विकल्पों पर चर्चा करनी है। पहला है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा विकल्प है विटामिन ई और चौथा विकल्प है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है और यह एंटी एलर्जिक होता है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी यह मजबूत करता है। और कहां पाया जाता है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है, आंवले में बहुत ज्यादा पाया जाता है, आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन डी, तो जो हमारे 3 विकल्प बचे ये हमारे शरीर में भंडारित होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी भंडारित होते हैं। कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है? तो आपको जवाब देना है विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा विकास एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसको परिषद भी कह सकते हैं और इसको संगठन भी कह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रक्षा विकास अनुसंधान संगठन, संगठन भी इसको कहा जा सकता है, संगठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है
कि भारतीय रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, अर्थात डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। इसको डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्ष 1969 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1956 में, तीसरा विकल्प है वर्ष 1958 में और चौथा और अंतिम विकल्प है 2003 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। याद रखना है, वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और वर्ष 1956 में क्या बना है, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है, वर्ष 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और वर्ष 1969 में क्या बना है, तो इसरो की स्थापना हुई है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, ये भी आपको याद रखना है, बेंगलुरु में है। और इसका मुख्यालय कहां है, दिल्ली में है। और वर्ष 2003 में ऐसा क्या हुआ है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हमें जानना चाहिए, तो 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना भी हो, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम प्रभावी हुआ है। और यह अधिनियम आया कब है, तो यह अधिनियम आया है 1 वर्ष पूर्व, अर्थात वर्ष 2000 ईस्वी में यह अधिनियम आया है और 2003 में प्रभावी हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर। वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था। कैप्टन हॉकिंस बहुत चर्चित कैरेक्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में, यहां से प्रश्न कई बार बन चुके हैं और आगे भी संभावना रहती है आने की। तो यह प्रश्न जो है आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है। वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत के किस बंदरगाह पर मतलब उतरे थे या आए थे। 4 विकल्प यहां पर दिए हैं, सूरत, बंबई, कोचीन और कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सूरत। सूरत में वो उतरे थे। और उस समय भारत में शासन किसका था, तो ये भी आपको याद रखना है, जहांगीर का शासन था। उस समय भारत में शासन किसका था, तो मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। अब बचे हुए 3 विकल्पों पर चर्चा कर ले। बंबई, ये पश्चिमी घाट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। कहां पर स्थित है, पश्चिमी घाट पर। तो सूरत कहां, पहले तो ये जान ले, सूरत कहां है, तो सूरत गुजरात में है, ये भी याद रखना है। बंबई कहां है, तो बंबई महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखना है। और कोचीन कहां है, तो ये केरला में है, ये भी याद रखना है। और कलकत्ता कहां है, तो ये भैया पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना। आप क्रम भी लगा सकते हैं। और हेक्टर नामक जहाज का नाम भी याद रखिएगा कि कौन सा जहाज था, तो हेक्टर नाम का जहाज था जिससे कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। उस समय शासन किसका था, तो जहांगीर का था। जहांगीर मध्यकाल में कहां पर है, किस राजवंश से ताल्लुक रखते हैं, तो ये मुगल है, ये भी याद रखिएगा, ये मुगल हैं, ठीक है। और सूरत कहां पर है, तो गुजरात में है। बंबई कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। कोचीन कहां है, तो केरला में है। और कलकत्ता कहां है, तो पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज की श्रृंखला के अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है, अर्थात वो कितनी अवधि तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। पद ग्रहण की तिथि से वह कब तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। दूसरा विकल्प है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और तीसरा विकल्प है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और चौथा और अंतिम विकल्प है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो वर्तमान समय में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, तो आप जवाब देंगे यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक
गैर संवैधानिक संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और गैर संवैधानिक या क्यों है? तो इसका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी अनुसूची में। तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में इसका वर्णन कहीं पर लिखित रूप से नहीं किया गया है, लेकिन यह संस्था हमें दिखती है, अस्तित्व में है, तो इस संस्था को कहा जाएगा गैर संवैधानिक या संविधानेतर है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं या संबद्ध हैं? ठीक है, किस दल से संबद्ध हैं, याद रखना है आपको। या यहां पर यह भी हो सकता है कि संबंधित है या संबद्ध है। ठीक है, संबद्ध है, याद रखिएगा। टाइपिंग एरर हो सकता है। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, लेबर और कंजर्वेटिव। तो जो वर्तमान समय में के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्वाधिकारी थे उनका नाम था जो बाइडेन। और जो बाइडेन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ही थे। और उनके पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो आप बताएंगे बराक हुसैन ओबामा थे। ठीक है, याद रखना है आपको, मैंने क्रम लास्ट का बता दिया आपको। तो यहां पर कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। और वहां पर दो ही बड़े राजनीतिक दल सत्ता में आते जाते रहते हैं, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन। अगली बार अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके अपोजिशन में चुनाव कौन लड़ा था, अर्थात इनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था, तो आपको बताना है जो बाइडेन। और अगर पूछ दिया जाए कि इनके प्रतिद्वंदी किस दल से संबद्ध थे, तो आपको जवाब देना है डेमोक्रेटिक पार्टी से संबद्ध थे। ये जो दो राजनीतिक दल हैं, ये ब्रिटेन के राजनीतिक दल हैं। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। आज की श्रृंखला का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह आपके सामने है। वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? जो गत वर्ष है 2024 का प्रश्न है, आपके लिए पूछा जा रहा है कि 2024 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। तो वर्ष 2024 में 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जयंती हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है 29 अगस्त को। किस रूप में मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती मनाई जाती है? तो मेजर ध्यानचंद। यह भी याद रखना, मेजर ध्यानचंद जो कहे जाते हैं हॉकी के जादूगर। आज की श्रृंखला कैसी लगी आप सबको? आप सब हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिएगा। और लगातार हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो जिनकी PYQ की लिस्ट भी हम बना रहे हैं। पूरी हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है। आपके सुझाव सर्वमान्य हैं, उन पर हमारी टीम नजर भी बनाए हुए है। और आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। धन्यवाद।